हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम सॉल्विन। और अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला वुमेन नेशनल क्रिकेट लीग का मैच, जो कि होने जा रहा है क्वींसलैंड और तास्मानिया वुमेन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है बेलेडीफ ओवल होबार्ट में, जो कि तास्मानिया के घर होता है। मेंस वाले में भी आपने ये चीज़ देखा होगा। इस सीज़न में वुमेन क्रिकेट मतलब ये जो WNCL है, वुमेन नेशनल क्रिकेट लीग, मतलब ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक 50 ओवर टूर्नामेंट है। इनके साथ अगर आपको पता नहीं हो तो इस सीज़न में इस टूर्नामेंट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं काफ़ी टीमों में। ठीक है, और कुछ टीमों में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। उसका कुछ एग्जाम्पल जो है आज के मैच में भी आपको देखने को मिल जाएगा। जनरली क्या होता है, अगर मैं आपको दोनों टीमों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे दूँ कि तास्मानिया की टीम ऑन पेपर काफ़ी वीक टीम रहती है। ठीक है, एक दो प्लेयर्स होते हैं उनकी टीम में जिनके ऊपर डिपेंड करके इनको चलना पड़ता है, और वो भी अवेलेबल नहीं होते हैं अगर ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम में उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया तो। ठीक है, कंपैरेटिवली बेटर टीम होती है क्वींसलैंड की टीम। इनके पास ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम के प्लेयर्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनके अलावा भी जो डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अभी करंट सिचुएशन क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी सारे टीमों में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। तो तास्मानिया की टीम में भी चेंजेस हुए हैं, और वो चेंजेस हैं कुछ बड़े इंक्लूशंस। अभी उन इंक्लूशंस के बाद टीम का क्या हालत होता है वो हमें देखना पड़ेगा। क्वींसलैंड की टीम से कुछ बड़े प्लेयर्स आज के मैच में खेलने वाले हैं नहीं, तो इसीलिए कुछ चीज़ें जो आपको इस वीडियो में देखने वाली है हिस्टोरिकली, वो काफ़ी हद तक बदल भी सकती हैं। ठीक है, बातें करेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। पिछले सीजन में क्वींसलैंड ने दूसरे स्थान पर और तास्मानिया ने तीसरे स्थान पर खत्म किया था। और उसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलिया और मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड या फिर ऐसे कोई मैच होगा, उनका कोई सीरीज़ हो रहा था। तो उस सीरीज़ में बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम के प्लेयर्स चले गए थे, जिसके वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुई थी न्यू साउथ वेल्स की टीम और विक्टोरिया की टीम। ठीक है, और जनरली तास्मानिया उन टीम्स के नीचे ही रहती है। और क्योंकि उनके टीम में वो मेजर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, तो उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं गया था लास्ट के कुछ मैचेस में, जिसका फ़ायदा तास्मानिया की टीम ने पूरे उठाया था। आखिरी 5 मैचों में आपको क्वींसलैंड 4-1 से आगे होती हुई दिख जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं, अगर आप चाहें जो देख सकते हैं। यहाँ पे तास्मानिया की तरफ से जुड़ चुकी हैं बैटिंग में एलिस विलानी, और बॉलिंग में मॉली स्ट्रानो। ये दोनों ही विक्टोरिया से आई हैं इस सीज़न में इस टीम में। ये और कोई परफॉर्मर्स हैं, आप चाहे जो देख सकते हैं। मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ और बातें करते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी कुछ सीज़नों में, आखिरी 5 मैचों में, तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली है। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो यहाँ पर अलग रह सकती हैं, जो कि इस मैच में शायद आपके लिए इफेक्टिव नहीं भी हो, लेकिन जो भी है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखो, पहला मैच 2016 का मैच है। ये मैच हुआ था ब्रिस्बेन में, जो कि क्वींसलैंड का घर होता है। तास्मानिया ने बनाया था सिर्फ 158 रन। प्रेस्टविच आपको दिख जाती हैं, जोनासन, ग्रेस हैरिस इनके विकेट से हैं जो करंट स्कोर में सारी अवेलेबल हैं। क्वींसलैंड ने काफ़ी इजीली चेस कर लिया था। बेथ मूनी और जोनासन ने यहाँ पर बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा था। ब्रूक हेब्बर्न जो कि अवेलेबल नहीं है। मूनी और ब्रूक हेब्बर्न अवेलेबल नहीं है, बाकी सब यहाँ पर हैं, जहाँ से जोनासन बैटिंग बॉलिंग हर तरफ से आपको अच्छा करती हुई दिख रही हैं। अगला मैच ये हुआ था मेलबर्न में, जो न्यूट्रल वेन्यू था। फिर से तास्मानिया की बैटिंग अच्छी नहीं रही। इस बार भी जोनासन, साथ में लॉरा किमिंस जो कि अवेलेबल नहीं है, बार्सबी भी अवेलेबल नहीं है, सैमी जॉनसन भी अवेलेबल नहीं है। तीनों ही अभी दूसरी टीम, किमिंस इंजर्ड है, बाकी ये दोनों दूसरी टीम के होकर खेलती हैं। क्वींसलैंड ने फिर से इजीली चेस कर लिया। बेथ मुनी ने यहाँ पर भी अच्छी पारी खेली थी कर्बी शॉट के साथ, बाकी कोई बॉलर में से अवेलेबल नहीं है। अगला मैच यहाँ पर तास्मानिया ने थोड़ा आप कह सकते हैं अच्छा बैटिंग करा, जिसको लीड करा था स्टेफानी तफारा ने और मेक फिलिप्स ने, कोडीन हॉल ने। इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है, और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी बहुत सारे अवेलेबल नहीं है, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी कुछ हद तक हैरिस का परफॉर्मेंस था। बाकी ये कोई भी करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स जब नहीं रहे हैं तो थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। छाशा मॉलर ने आपको दिख जाएंगी तास्मानिया की टीम से, बाकी कोई भी उस तरह से जो मेजर परफॉर्मर्स रही हैं दोनों टीम्स की तरफ से वो अवेलेबल नहीं है। और ये मैच हुआ था होबार्ट में भी, तो वहाँ से हमें कोई कॉमन परफॉर्मर दिख नहीं रही। एक तरफ से साशा मॉलर ने 2 विकेट और एक तरफ से जो ग्रेस हैरिस 1 विकेट। अगला मैच जो सेकेंड लास्ट सीजन का मैच है, ब्रिस्बेन में ये भी हुआ था। क्वींसलैंड ने यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करी, बहुत बड़ा स्कोर उन्होंने नहीं बना था, लेकिन 230। फिर से सासा मोलो ने आपको दिख जाती हैं, मेसी गिब्सन दिख जाती हैं, और बेट्स जो कि अवेलेबल नहीं है, लॉरा किमिस भी अवेलेबल नहीं है। ग्रेस हैरिस कुछ रन यहाँ पर बना रही है, उतना इफेक्टिव ज़रूर नहीं है, लेकिन तास्मानिया वहाँ पर भी पीछे रह गई। यही एक लौता मैच है तास्मानिया जो जीती थी। ठीक है, इंटरनेशनल प्लेयर्स ऐसे भी मैचेस में गए हैं जहाँ पर इंटरनेशनल अवेलेबल नहीं थे, यहाँ पर भी नहीं थे, यहाँ पर भी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर तास्मानिया जीती थी। ठीक है, क्योंकि उनकी जो बैटिंग रही है कंपेरेटिवली बेटर रही है पीछे कुछ मैचेस से। लेकिन यहाँ पर वापस से तास्मानिया का बैटिंग अच्छा नहीं हुआ। फिर से आपको प्रेस्टिज दिख रही है, ग्रेस हैरिस दिख रही है, और ये कुछ बॉलर्स है जो करंट स्कोर में अवेलेबल नहीं है। और लास्ट जो मैच हुआ था ये भी होबार्ट में हुआ था। ये लास्ट मैच है जब ये दोनों टीमें होबार्ट में खेल गई है। फिर से वही चीज़ देखिए, तास्मानिया ने पहले बैटिंग करी, टॉप ऑर्डर से कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं आया, 10 विकेट नहीं गिरे लेकिन 9 विकेट गिरे। होली फर्लिंग, जोनासन वापस आ गई, जोनासन ने फिर से विकेट निकाला। सारा क्वाइट यहाँ पर थी जो नीचे नीचे से आके थोड़ा बहुत उन्होंने बनाया। क्वींसलैंड ने ईजिली चेस कर लिया। ठीक है, ग्रेस हैरिस और रेडमैन के परफॉर्मेंसेज यहाँ पर आई हैं।
आए हैं, और ये कुछ बॉलर से जिन्होंने विकेट निकाला हुआ था, जहाँ से हीता ग्राहम जो मेरे ख्याल से उस सीज़न में या उसके पहले वाले सीज़न में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी थी, उस सीज़न में शायद। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि फुल ऑन डोमिनेशन यहाँ पर रहा है क्वींसलैंड की तरफ से। ठीक है, ग्रेस हैरिस एक नाम आपके सामने आई है जिन्होंने कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन कुछ विकेट्स कुछ रन उन्होंने बनाए हैं। सैमुअल जॉनसन जब भी खेली है इफेक्टिव रही हैं। जॉर्जिया रेडमन ने यहाँ पर 100 मारा था। बाकी ये फिक्चर बहुत हाई स्कोरिंग रहा नहीं है, या लास्ट मैच के अलावा हमें उतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, इवन क्वींसलैंड की तरफ से भी जब भी वो जीते भी हैं तब भी। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें रही हैं। ये जो छोटा मोटा टारगेट था 150 रन का, ये 137 रन का, ये तो आप ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। तो यही मामला रहा है कि तास्मानिया यहाँ पर काफ़ी चल रही है। ठीक है, क्वींसलैंड की इंटरनेशनल प्लेयर्स जब हैं तब भी उन्होंने डोमिनेट करा है, जब नहीं है तब भी उनके परफॉर्मेंसेज अच्छे ही रहे हैं। सिर्फ एक मैच वो हारे हैं जहाँ पर तास्मानिया की बैटिंग कॉम्पेरेटिवली बेटर रही थी। बाकी उसके अलावा तास्मानिया की बैटिंग इस फिक्चर में अभी तक हमने अच्छा होते देखा नहीं है। अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है उनमें से सिर्फ जोनासन आपको दिख जाती हैं। 2 मैच में ये कुछ रन हैं उनके खाते में। ग्रेस हैरिस पिछले मैच में जो 100 उन्होंने लगाया था उसके पहले तक कोई 50 भी इनके खाते में नहीं था, तो एक बहुत ही बड़ा 100 उन्होंने लगा के रखा हुआ था आउट ऑफ नोवेयर। बॉलिंग पे भी आपको जोनासन और ग्रेस हैरिस ये दोनों दिख जाती हैं, तो कंसिस्टेंटली इनका परफॉर्मेंस है। ग्रेस हैरिस बॉलिंग से ज़्यादा कंसिस्टेंट रही हैं, बैटिंग में उतना नहीं, कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन ही करा है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ से ब्रूक हेब्बर्न जिनका नाम आपको दिख जाता है। तो ये कुछ है जो हेड टू हेड्स आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इंक्लूशंस और एक्सक्लूशंस होने वाले हैं। तो जो नाम आपको मिले हैं, जो चीज़ें आपने देखी हैं उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आगे भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको आपको अपडेट करना है। ग्राउंड पे ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जिनमें से कोई भी करंट स्कोर में अवेलेबल नहीं है, तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं और देखते हैं कि इस ग्राउंड में मैचेस कैसे कैसे होते हैं। बहुत ज़्यादा मैचेस आपको इस ग्राउंड पे देखने को नहीं मिलेंगे, तो काफ़ी पुराना मैच हमें देखना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जो मिल रहा है हम उनके साथ जाते हैं। तो ये मैचेस पर्टिकुलरली इसी ग्राउंड के मैचेस हैं। ठीक है, मैं बाकी ग्राउंड्स के मैचेस आपको नहीं दिखा रहा, ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा क्या हमें देखने को मिला था वहाँ पे भी। तो 2016 में मैच हुआ था, पिछले सीजन से पहले तक। तो ACT वुमन और तासवाना का मैच हुआ था, 245 उन्होंने बनाया था। करंट स्कोर में कोई भी नहीं है, बैटिंग से भी कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर हम पिछले सीजन के मैचेस की बात करें तो न्यू साउथ वेल्स बनाम तास्मानिया का मैच हुआ। केरी जो इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करती हैं, और ना सिर्फ इस ग्राउंड पे बल्कि ओवरऑल अगर मैं होबार्ट के किसी भी ग्राउंड की बात करूँ, इसके अलावा भी दो ग्राउंड्स हैं। पिछले सीजन में भी एक ग्राउंड में मैच हुआ था, उसके पहले वाले सीजन में भी ग्राउंड में मैच हुआ था, तो वहाँ पे केरी का अच्छा परफॉर्मेंस रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो उनकी आपको बॉलिंग से दी जाता है, भाके रेवा कंसिस्टेंटली विकेट्स यहाँ पर लेती हैं, ये देखा गया है। केरी के बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन थे, बाकी स्टेलनबर्ग और हीदर ग्राहम। और आप देख सकते हैं कि जब ये मेन प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं तो तास्मानिया का परफॉर्मेंस कैसा गया। ठीक है, बेसिकली केरी की बात हो रही है। हीता ग्राहम पिछले सीजन में आई हैं तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट डाला हुआ, तो उसके पहले तक उतना कुछ खास उनका नहीं था। तो जो भी हो, ये अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने करा था न्यू साउथ वेल्स की टीम के अगेंस्ट में। उसके बाद ये मैच था जहाँ पर तास्मानिया विक्टोरिया का मैच हुआ। आपको मॉलो ने दिख जाती हैं जिनके अच्छे परफॉर्मेंसेस रहे हैं, लेकिन अभी इनका रोल क्या होने वाला है ये देखना पड़ेगा। बाकी केरी, ग्राहम और स्टेलनबर्ग फिर से आपको दिख जाती हैं। बेट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन भाकेरेवा फिर से कंसिस्टेंटली विकेट ले रही हैं। और तास्मानिया क्वींसलैंड का जो मैच हमने ऊपर देखा था वहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिला था, जो करंट स्कोर में जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जो हैं उनमें से आपको क्वाइट और यहाँ से ग्राहम दिख जाती हैं। ग्राहम भी कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ काम करे जा रही हैं, और क्वाइट का यहाँ बैटिंग से कंट्रीब्यूशन आया था, और निकोला केरी, इसके अलावा स्टेलनबर्ग, भाकेदेवा, ये कुछ नाम हमने नोटिस करे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी 2 ग्राउंड से वहाँ भी जो बचे कुचे मैच हुए हैं वहाँ पे भी हमने ऐसे ही परफॉर्मेंसेस देखे हैं। इसके अलावा मिक फिलिप्स और साशा मोलोनी जैसे कि जो पुराने प्लेयर्स हैं उन्होंने भी अच्छा करा हुआ है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो बताने का फायदा नहीं है। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि तास्मानिया बहुत बुरा नहीं खेली है इस ग्राउंड पे। हालांकि क्वींसलैंड के अगेंस्ट में उनका हालत ख़राब हो गया था, लेकिन उसके अलावा ठीक ठाक सा ही उनका बैटिंग रहा है अगेंस्ट विक्टोरिया भी, अगेंस्ट और न्यू साउथ वेल्स भी। बॉलिंग से हालांकि उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन बैटिंग उनका ठीक ठाक ही रहा है, और यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ फोकस करने वाली बात नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग 11 की तरफ, और मुझे लगता है ये सेक्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इससे ज़्यादा कुछ डेप्थ में जाने लायक कोई चीज़ आपके पास है नहीं। ठीक है, क्वींसलैंड की तरफ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे, जिनमें से सबसे बड़ा जो नाम है जो अवेलेबल नहीं होंगे वो है बेथ मुनी। इसके अलावा भी बॉलिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट और एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स इनकी टीम से अवेलेबल नहीं हैं, जिनमें से होली फर्लिंग सबसे पहले आप नाम इनका ले सकते हैं। इनके टीम में सबसे एक्सपीरियंस जो बॉलर होने वाली हैं और सबसे मेन बॉलर जो होने वाली हैं वो है जोनासन। ठीक है, इसके अलावा ग्रेस हैरिस, ये दोनों इनके लिए मेन होने वाली हैं, और उसके बाद एक्सपीरियंस के मामले में आपको प्रेस्टीज दिख जाती हैं। तो कुछ हद तक ये आपके लिए मेन 3 बॉलर्स हो गए। इसके अलावा भी पिछले सीजन में सिप्पल और डिक्सन ने कुछ हद तक अच्छी बॉलिंग कराई थी, स्पेशली सिप्पल ने कुछ मैचों में उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा के रखी हुई थी। इनके टीम में 2 ऑलराउंडर्स हैं जो दोनों बहन हैं, एली जॉनसन और रूथ जॉनसन, मेरे ख्याल से नाम है इनका।
दोनों ही काफ़ी अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करती है। अभी टीम इनको किस तरह से यूज़ करेंगी उनके उसके ऊपर है, लेकिन दोनों की ही क्वालिटी, स्पेशली मैं कहूँगा एली जॉनसन, इनके बैटिंग से बहुत ही बढ़िया इन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ है लोअर लेवल क्रिकेट में। जैसे जैसे सीज़न आगे चलते जा रहे हैं इनका परफॉर्मेंस और भी अच्छा होता जा रहा है। तो काफ़ी सीरियस टैलेंट है, देखना पड़ेगा कि किस तरह से टीम इनको यूज़ करती है। लेकिन बड़ी लीग अगर आप खेल रहे हो तो इनके ऊपर आप देख सकते हो। और रूथ जॉनसन एक ऑलराउंडर है, ये बॉलिंग भी कराती हैं। बैटिंग उतना अच्छा नहीं है एली जॉनसन की तरह, लेकिन इनका भी काफ़ी अच्छा है और विकेट टेकिंग एबिलिटी ये रखते हैं। ये दोनों मुझे लगता है एक अच्छी पंड बन सकती हैं आपके लिए, अगर आपके पास स्पेस हो। स्मॉल लीग में भी अगर कम से कम एक को ट्राई कर पाएँ, और अगर नहीं हो रहा है तो बड़ी लीग के लिए आप बिल्कुल इनके लिए स्पेस बचा के रख सकते हैं। बाकी जॉर्जिया वॉल पिछले सीजन में कुछ मैचेस में इन्होंने परफॉर्म करा था, बाकी ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते हम। थोड़ी बहुत बॉलिंग करा लेती हैं, इसके अलावा हमें कुछ ज़्यादा दिख नहीं रही है। आप नोटिस करेंगे कि स्मॉल लीग में जो प्लेयर सबकी टीम में होंगे वो है रेडमैन, जोनासन, प्रिस्ट्रिच और हैरिस। ये चार लगभग सबकी टीम में होंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाहर जो मैच विनर की अगर हम बात करेंगे तो हमें ज़्यादा नहीं दिख रहा है क्वींसलैंड की टीम से, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन ओवरऑल हमने क्वींसलैंड का परफॉर्मेंस अच्छा भी देखा था, तो वो भी एक बात है। लेकिन ये अभी करंट स्क्वाड में है जो मुझे लगता है स्मॉल लीग में आप ले सकते हैं। इसके बाहर अगर आप एक दो प्लेयर और देखना चाहते हैं तो सिंपल बॉलिंग से यहाँ से कोई एक, और यहाँ से जॉर्जिया वॉल एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन शायद स्मॉल लीग में आप रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये चार मेन प्लेयर्स, इसके अलावा जो मैंने आपको तीन चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से अगर आप चाहें तो एक दो ले सकते हैं। अभी अब अगर बात करें तास्मानिया की टीम में, तो इनकी तरफ से सबसे बड़ा जो इंक्लूजन है वो है एलिस विलानी का। बहुत ही बड़ी प्लेयर है इस फॉर्मेट में ये, मतलब पिछले सीजन में तो कंसिस्टेंटली इन्होंने बैटिंग से परफॉर्म करा था। अब तो चलिए फिर भी बॉलिंग नहीं कराती हैं ये, नहीं तो बॉलिंग भी बहुत बढ़िया कराती थी कुछ सीजन पहले तक भी। इसके अलावा मॉली स्ट्रानो, जिनके पास भी बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल है, विक्टोरिया के होकर मैच विनर हुआ करती थी रेगुलरली जब उनकी इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते थे। लेकिन पिछले सीजन में उतना उनको सही से मौका भी नहीं मिला और उतना अच्छा रोल भी उनका नहीं आया था। अभी देखना पड़ेगा कि तास्मानिया की टीम में क्या उनका रोल होता है, ठीक है। बाकी भी अगर आप बात करेंगे, रेचल प्रीस्ट कुछ भी खास नहीं कर पाए थे पिछले सीजन में। अभी बीबीएल वगैरह में मुझे उतना कुछ बता नहीं सकता क्या उन्होंने करा था, उससे कितना आपका फ़ायदा होगा भी। लेकिन 50 और टूर्नामेंट में तो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था रेचल प्रीस्ट का। शाशा मोनो ने इनका अभी रोल क्या होगा देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए विलानी और रेचल प्रीस्ट तो चलिए ओपनिंग कर देंगे, केरी को टीम ज़्यादा नीचे रखेगी नहीं, तो क्या हो सकता है कि मिडिल ऑर्डर में मोलोने को भेज दे, ठीक है, स्टेलनबर्ग और ग्राहम से पहले, या फिर उनको नीचे भी भेजा जा सकता है। तो ये एक स्लॉट में मुझे लगता है चेंज हो सकता है सासा मोलोने को लेकर, क्योंकि पहले सीजन तक वो ओपनिंग कराती थी और बॉलिंग भी ढंग से इनको मिल जाती थी, और ग्राउंड में जितने बचे कुछ प्लेयर्स के कुछ उस तक परफॉर्मेंसेज हैं उनमें सासा मोलोने एक है। स्टेलनबर्ग भी हैं, बैटिंग से कुछ कंट्रीब्यूशन के हैं। हितर ग्राहम का भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, बैटिंग से भी अच्छा परफॉर्मेंस है, बॉलिंग से भी उन्होंने विकेट निकाला हुआ है। इसके अलावा आपके पास एमी स्मिथ का ऑप्शन होगा, जिन्होंने एक आध मैच में बंचेस विकेट निकाला हुआ था। इनकन्सिस्टेंट रही है, लेकिन जब निकाला है तब बंचेस में निकाला है इन्होंने। भाग्यदेवा कंसिस्टेंट विकेट टेकर रही हैं, एक दो करके हमेशा विकेट निकाल रही हैं यहाँ पर। क्वाइट का सबसे बड़ा फायदा ये है, वो बॉलिंग चाहे कैसे भी करा ले, बैटिंग हैंड बहुत अच्छा है इनका, ठीक है। अगर बैटिंग इनको मिल जाती है ना तो आप इनके ऊपर अच्छे रन्स की उम्मीद रख सकते हैं। बैटिंग ही मैं इनको ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, बॉलिंग मुझे कभी भी उनका उतना पसंद नहीं आता है। हालांकि हमेशा ही ड्रीम इलेवन को बॉलिंग या ऑलराउंडर जगह पे लिस्ट करके रखती है। बॉलिंग इनको ढंग से मिलती है, ऐसी बात नहीं है कि बॉलिंग नहीं दिया जाता है, लेकिन बैटिंग परफॉर्मेंस मुझे इनका हमेशा ही बेटर नज़र आता है। तो ऑलरेडी हमारे टीम में जो टीम प्लेयर्स होंगी वो हैं भिलानी, निकोला केरी, हितर ग्राहम, मॉली स्ट्रानो के रिकॉर्ड्स अगर मैं बताऊं अगेंस्ट क्वींसलैंड, तो विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ इनके हमने देखे हैं। मतलब एक दो करके विकेट वो हमेशा ही निकालती हैं। बैटिंग से उतना कंसिस्टेंटली उन्होंने कुछ खास करा नहीं है, तो बिल्कुल आप कंसिडर कर सकते हैं। शाशा मोनो ने, अगर आपको पता चल जाए कि बैटिंग ऑर्डर क्या होने वाला है तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं। नहीं तो शाशा मोनो ने रिकॉर्ड अच्छा होल्ड कर रही हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहे हैं उनके इस राउंड पे भी। इसके अलावा बॉलिंग पे भाकेदेवा और क्वाइट एज एन ऑलराउंडर कंसिडर करना है, सिर्फ बॉलिंग के वजह से आप इनको देख नहीं सकते, ठीक है। रेचल प्रीस्ट और रेडमैन होंगी आपके लिए कीपिंग में, लेकिन हमारे लिए रेडमैन एनी डे बेटर ऑप्शन है। हालांकि जितना बढ़िया परफॉर्मेंस उनका था उसको ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं है, क्योंकि जो मैचेस में उन्होंने रन बनाए थे, अच्छे मैचेस में भी रन बनाए थे, लेकिन मोस्टली जो रन बड़े बड़े स्कोर्स उन्होंने बनाए थे ना, वो टूटे फूटे टीम्स के अगेंस्ट में ही मोस्टली था, ठीक है। मैं अभी भी कहूँगा रेडमैन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कीपिंग सेक्शन में, लेकिन शायद कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी मटेरियल वो नहीं होंगी जैसे शायद कुछ लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये सातवां यहाँ से, या फिर आप यहाँ से ले सकते हैं। बेंच पे बहुत सारे नए प्लेयर्स को रखा है तास्मानिया की टीम ने। इनमें से मेसी गिब्सन पहले भी खेल चुकी हैं, ये बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेती हैं। एमा मैनिक्स ग्रिप्स ये भी शायद कीपर सेक्शन में होंगी, ले नहीं पाएंगे आप स्मॉल लीग में, लेकिन इनका भी बैटिंग में अच्छा रिकॉर्ड रहा है डोमेस्टिक सर्किट में। और स्कॉट ये एक जेन्युइन ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं अगर इनमें से कोई खेलते हैं। तो मेरा पहला वोट मेसी गिब्सन की तरफ होगा, इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इस फॉर्मेट में। और उसके बाद स्कॉट, उसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो ग्रिप्स। तो ये है, अगर आप इनमें से कोई खेलती हैं तो आप देख सकते हैं।
क्वींसलैंड की तरफ से जोनासन और रेडमैन के इर्द गिर्द लोग जा सकते हैं। उसके बाद ग्रेस हैरिस और प्रेस्टविच, कैप्टन शायद लोग नहीं बनाए, लेकिन टीम में सबके होंगे ये 4 प्लेयर्स, क्योंकि और कोई एक्सपीरियंस प्लेयर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्वींसलैंड की तरफ से। उसके बाद जॉर्जिया वॉल और ये दोनों जॉनसन जो सिस्टर्स हैं, इनके ऊपर आप देख सकते हैं अगर आपको कोई बड़ा फंड चाहिए। तास्मानिया की तरफ से निकोला केरी और विलानी मेन आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल हो जाती हैं। उसके बाद मोलोने और हीथा ग्राहम जो मेन आपके लिए ऑलराउंडर्स हैं। विलानी बैटिंग से ही आपके लिए काम पे आ जाएंगी, लेकिन बहुत ही बढ़िया काम पे आती हैं ये। और इसके बाद रिस्क लेना है तो स्टेलनबर्ग यहाँ से और मॉली स्टानो वैकेरेवा जैसे बॉलिंग ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मॉली स्टानो बैटिंग भी कर सकती हैं। तो यदि सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस मैच की फाइनल्स वाले की फुल टीम जो है वो आपको वही मिलने वाली है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम के सर्च बार में @teams4win लिख के, तो 67-68,000 के आसपास सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको दिख जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। फ्री में आपको टीम्स मिलती रहती है यहाँ पे, ना सिर्फ क्रिकेट की बल्कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, इवन कबड्डी जैसे गेम्स की भी। तो ज्वाइन जो है जहाँ पर हो जाना, सब कुछ फ्री में है, सब कुछ आपके लिए है। तो भी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। अच्छा, अगर आपको इन मैचेस का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये मैचेस में 90% मैचेस में ही आपको परसेंटेज टीम बनानी पड़ती है। आपका और आपके ओपोनेंट का जो प्लेयर्स होते हैं लगभग सेम होते हैं। मतलब जो वुमेन क्रिकेट है अभी हम कवर कर भी रहे हैं, न्यूजीलैंड वुमेन सुपर मैच का मैच, तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, यहाँ पे भी ऐसे ही होंगे। हार्डली एक आध प्लेयर और कैप्टन वाइस कैप्टन में डिफरेंस होगा। तो बहुत ज़्यादा अलग हट के कुछ आप कर देंगे स्मॉल लीग में, ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अभी भगवान ने मुझे इतना शक्ति दिया नहीं है कि मैं समझ पाऊँ कि किस लॉजिक में मोलोने बैटिंग सेक्शन में रहती हैं और नाओमी सेलनबर्ग रहती हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। अभी तक मुझे दिया नहीं है, अगर मिल जाए आपके पास है तो आप बता सकते हैं। मोलोने को ऑलराउंडर बैटिंग में दे दिया है तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैटिंग चाहे इनको मिले या नहीं मिले, बॉलिंग कर सकती हैं। और बाकी जो बैटिंग ऑप्शंस हैं आपके लिए मोलोने के अलावा, उनमें से हिंकली और एली जॉनसन बैट बॉलिंग भी कर सकती हैं। हालांकि अभी टीम बॉलिंग देंगी या नहीं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इनके पास बॉलिंग करने की भी एबिलिटी है। तो ये आप देख सकते हैं। जॉर्जिया वॉल की जगह पर भी आप एली जॉनसन को ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। जॉर्जिया वॉल ओपनिंग करेंगी, एली जॉनसन ऑलराउंडर हैं, लेकिन इनको बॉलिंग मिलेगी या नहीं मैं गारंटी नहीं दे सकता। ऑलराउंडर में डिफ़ॉल्ट ये 4 प्लेयर्स हैं, ये यहाँ पर कोई सोचने वाली बात नहीं है। मॉली स्टानो भी बॉलिंग सेक्शन में कोई विदाउट कंपटीशन हमारी टीम में आ रही है, और भाकेरेवा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो प्रेस्टिज की जगह पर यहाँ पर सिप्पिल को ले सकते हैं। लोग भाकेरेवा को नहीं ले रहे हैं, लेकिन सिप्पिल को ले रहे हैं। सिप्पिल ने पिछले सीजन में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई हुई थी, बहुत ज़्यादा कुछ करा था ऐसी बात नहीं है, लेकिन ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस था। इसके अलावा भी आपके पास सारा क्वाइट का एक ऑप्शन होगा, अगर आप नीचे कोई बैटिंग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी बॉलिंग से बहुत उम्मीद आप ना ही रखें तो बेहतर। जनता अभी पता नहीं है शायद बहुत लोगों को, तो इसलिए मूनी को ले रहे हैं, और अगर आप मूनी को लेंगे तो शायद परसेंटेज कैप्टन वही होंगी। उसके बाद जेस जोनासन, तो मूनी ऑफकोर्स खेलेंगी नहीं, तो जेस जोनासन ही परसेंटेज कैप्टन हो जाएंगी, और हम भी बहुत अगेंस्ट इनके नहीं हैं। इसके अलावा वाइस कैप्टनसी के लिए आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन हैं? निकोला केरी हैं और ग्रेस हैरिस। हाईली रिकमेंडेशन में आएगा निकोला केरी, जिन्होंने इस ग्राउंड पे अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है। और अगर आपको रिस्क लेना है या फिर कुछ अलग देखना है तो एलिस विलानी, ये हमेशा ही एक ऐसी प्लेयर है जो बैटिंग से ऐसा कुछ करके जाती है जो बड़े बड़े ऑलराउंडर दोनों तरफ से पॉइंट देके भी कवर नहीं करवा पाते हैं, ये एबिलिटी है। हालांकि बॉलिंग को नहीं कराती है, इसलिए हमेशा रिस्की रहेंगी, भले ही वो कुछ अच्छे पॉइंट्स भी देके जाएँ तो हमेशा रिस्की में रहेंगी, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है अगर आप देखना चाहते हैं तो। बाकी सेफ जाना है तो जेस जोनासन, निकोला कैरी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, और थर्ड ऑप्शन ग्रेस हैरिस, जो 3 आपके लिए सेफ होंगी। रिस्की में एलिस विलानी। बहुत ज़्यादा अलग हट के कुछ नहीं है यहाँ पर करने लायक, और उसका सोचना भी नहीं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम बनाना है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें रखनी है। एक आध चेंज कर सकते हो आप उसके हिसाब से। अगर मैं मेरी प्रेडिक्शन की बात करूँ तो मुझे लगता है तास्मानिया यहाँ पर फेवरेट है, उनकी टीम में जो इंक्लूशन हुए हैं इसके बाद से। क्वींसलैंड की तरफ से ये 2-3 सीनियर प्लेयर्स हैं, जैसे कि ग्रेस हैरिस, जोनासन, रेडमैन। स्पेशली ग्रेस हैरिस और जोनासन, अगर ये अच्छा कर जाती हैं तो काफ़ी अच्छा हो सकता है क्वींसलैंड की तरफ से। लेकिन अगर अच्छा ये नहीं कर पाती हैं तो मुझे पता नहीं कि क्वींसलैंड की तरफ से अभी कौन उनका नैया पाल करवाएगा, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ। करना, सब्सक्राइब करना।